आंटी भगवान के लिए किसी को कुछ भी मत बताना। मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप की पगड़ी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यह आवाज किसी जख्मी परिंदे की फड़फड़ाहट जैसी थी, जो मेरे कानों से टकराकर आत्मा तक को जख्मी कर गई। मैं स्कूल के बाथरूम के दरवाजे पर पत्थर बनकर खड़ी थी और मेरे सामने जमीन पर एक कम उम्र लड़की स्कूल की ड्रेस पहने हुए डर से सहमी हुई बैठी थी। उसके बगल में ही गंदे कपड़ों की गठरी में लिपटा हुआ एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था, जिसके रोने की आवाज आसपास के माहौल में घुल रही थी। ये सब क्या है? मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और दिमाग बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो लड़की मेरे कदमों में गिरने लगी। उसके आंसुओं से भीगा चेहरा मौत का खौफ दिखा रहा था। आंटी, ये बच्चा ले जाइए, इसे अपने पास रख लीजिए, इसे आप पाल लीजिए, लेकिन मेरा नाम किसी को मत बताइएगा। मेरे पापा अंधे हैं, वह ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगे, वह मर जाएंगे। मेरी माँ मानसिक रूप से बीमार है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर ये बात बाहर निकली तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी हर बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। एक तरफ एक मासूम लड़की की जिंदगी और इज्जत थी और दूसरी तरफ एक नवजात बच्चे की जान। मैंने कांपते हाथों से उस गठरी को उठाया और उस लड़की की आंखों में देखा, जहां प्रार्थना और बेबसी का एक समंदर तूफान मार रहा था। जो फैसला मैंने लिया, मुझे नहीं पता था कि वह मुझे ऐसे भंवर में धकेल देगा जहां सच और झूठ की बात ही खत्म हो जाएगी। पर मेरी अपनी जिंदगी की हकीकत एक भयानक कहानी बनकर रह जाएगी। मेरा नाम अनीता है। आज स्कूल में पेश आए हादसे ने मेरी आत्मा को जिस तरह झंझोर दिया, उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं यहाँ पर सफाई करने वाली कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरी भी एक भरपूर जिंदगी थी। एक प्यार करने वाला पति था और आंखों में अपने बच्चों के लिए संजोए हुए हजारों सपने थे। हम अच्छे परिवार से थे और मेरे पापा एक गरीब किसान थे। उनकी सबसे बड़ी फिक्र हमारी बहनों की शादियां थी। हमारे समाज में दहेज एक ऐसी लानत है जो किसी भी गरीब बाप की कमर तोड़ देती है। जब भी कोई रिश्ता आता, दहेज की फरमाइश सुनकर मेरे माँ बाप के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती। जैसे तैसे करके मेरे पिता ने 5 बड़ी बहनों की शादियां करवा दी। गरीब परिवारों में ही ज्यादा ना तो ज्यादा डिमांड थी और ना ही कोई ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन जब मेरे लिए रिश्ता आया तो घर में खुशियों की बहार आ गई थी। मेरा होने वाला पति मनोज एक सरकारी क्लर्क था। सरकारी नौकरी वाले लड़के का हमारे जैसी परिवार की लड़की के लिए रिश्ता आना हमारी खुशकिस्मती समझा गया। मेरे पापा बड़े ही खुश होकर बताते थे कि उनकी छोटी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे याद है कि शादी वाले दिन मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अनीता मेरी बेटी, तुम मेरी सारी बच्चियों में सबसे ज्यादा खुश रहोगी। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मैं शादी करके मनोज के घर आ गई। हमारा अपना घर नहीं था। हम किराए के छोटे से मकान में रहते थे, पर वह मकान मुझे किसी महल से कम नहीं लगता था। मनोज एक बहुत ही शरीफ और ख्याल रखने वाला पति था। वह मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा का ख्याल रखता था। उसके प्यार में मुझे कभी भी अपने गरीब मायके की याद सताने नहीं दी। वक्त गुजरता गया और भगवान ने हमें 2 प्यारे बच्चे, एक बेटी और एक बेटा दिया। हमारी दुनिया पूरी हो चुकी थी। हम गरीब जरूर थे, लेकिन खुश थे और एक दूसरे का सहारा थे। फिर एक दिन हमारी बसों ही जिंदगी पर किसी की नजर लग गई। मनोज का ट्रांसफर एक बड़े शहर में हो गया। उसने मुझे समझाया, अनीता तुम बच्चों और मांझी के साथ इसी गांव के घर में रहो, क्योंकि इस घर का किराया बहुत कम है। मैं शहर में रहकर ज्यादा पैसे कमाऊंगा और जल्दी ही पैसा जमा करके अपना घर बनवाएंगे। उसकी बातें हमेशा भलाई और हमारे बेहतर भविष्य के लिए ही होती थी। मैं भरे दिल से उसे जाने की इजाजत दे दी। मनोज की माँ, जो कि पहले सास थी, वह मेरे साथ ही रहती थी। मनोज हर महीने 2-3 चक्कर जरूर लगाता था। जब भी वह आता तो हमारे घर में दिवाली का माहौल हो जाता। बच्चों के लिए खिलौने
और मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें लेकर आता। हमारी जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी गुजर रही थी और हम अपने घर के सपने बना रहे थे। लेकिन हमें क्या पता था कि किस्मत ने हमारे लिए कोई और ही प्लान बना रखा है, एक ऐसा तूफान जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ देगा। एक दोपहर जब मैं आंगन में बैठकर कपड़े सिल रही थी, गांव का एक लड़का भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर परेशानी और डर था। उसने जो खबर दी वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। भाभी, शहर के रेलवे स्टेशन पर बम धमाका हुआ है और मनोज भैया भी वहीं पर थे। मनोज की मौत की खबर और फिर सास के देहांत ने मुझे जिंदा लाश बना दिया था। मनोज और सास को खोने के बाद के दिन मेरे लिए किसी कैद के जैसे थे। कुछ महीनों के बाद गांव के चौधरी और 2 बुजुर्ग लोग हमारे घर दुख जताने के लिए आए। मैंने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और सिर पर पल्लू सही करते हुए उनके सामने बैठ गई। बेटी अनीता, भगवान तुम्हें हिम्मत दे, चौधरी ने कहा। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। देखो बेटी, दुख अपनी जगह है, लेकिन अब तुम्हें इन मासूम बच्चों के बारे में सोचना है। मनोज तो चला गया है पर जिंदगी तो नहीं रुकेगी, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। एक बुजुर्ग ने उनकी बात आगे बढ़ाई। मनोज एक सरकारी कर्मचारी था और इसीलिए तुम लोगों को सरकार की तरफ से उसका अधिकार मिलना चाहिए। तुम लोग पेंशन की दरख्वास्त दो। ये सुनते ही मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। चौधरी साहब, मुझे इन सब चीजों की कोई भी जानकारी नहीं है। मैं अकेली औरत भला कहाँ शहर में यहाँ वहाँ ठोकरे खाती घूमूंगी। कौन सुनेगा मेरी? चौधरी साहब ने मुझे हिम्मत दी। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा बेटा तुम्हें शहर लेकर जाएगा और सारे कागज तैयार करवाने में वह तुम्हारी मदद भी करेगा। तुम बस हिम्मत मत हारना, ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। उनकी बातों से मुझे कुछ हिम्मत मिली। महीनों की भागदौड़ शुरू हुई। तभी एक ऑफिस तो कभी दूसरा, हर बाबू का एक नया अंदाज, हर टेबल पर पहुंचकर एक नई मुश्किल। आखिरकार भगवान ने मेरी सुनी और मेरी पेंशन मंजूर हो गई। लेकिन जब पहली रकम मेरे हाथ में आई तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो इतनी कम थी कि उसमें घर का किराया और 2 वक्त की रोटी का खर्च भी पूरा नहीं हो सकता था। उस रात मैंने बहुत सोचने के बाद गांव छोड़ देने का फैसला किया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे रोका, लेकिन मेरा फैसला अटल था। मैं गांव का घर छोड़ मनोज की यादों को दिल के कोने में दफन कराई और शहर आ गई। एक छोटे से मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर काम की तलाश शुरू कर दी। कई दिन भटकने के बाद किसी ने मुझे एक इंटर कॉलेज का पता बताया। मैं डरते डरते स्कूल में दाखिल हुई और प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई। जी, किससे मिलना है? एक नरम आवाज आई। मैं अंदर दाखिल हुई। आत्मविश्वास से भरी हुई मैडम कुर्सी पर बैठी थी। मैडम, मैं काम की तलाश में आई हूँ। सुना है यहाँ सफाई करने वाली की जगह खाली है। उन्होंने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कितनी है? जी, मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ी हूँ। मैंने नजर झुकाकर जवाब दिया। मैडम, मेरी मजबूरी है। 2 छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई भी नहीं है। उनकी आंखों में हमदर्दी की एक झलक नजर आई। देखो, काम मुश्किल है, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी होगी, सुबह सुबह ही आना होगा। क्या तुम ये कर लोगी? मैडम, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेहनत से काम करूंगी। मेरी आवाज में प्रार्थना थी। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, ठीक है, कल सुबह 7 बजे आ जाना। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली हो। मैंने नई जिंदगी की शुरुआत की। हर सुबह बच्चों को साथ लेकर मैं स्कूल आती और दिल लगाकर काम करती। वक्त गुजरता गया और आज मनोज को इस दुनिया से गए हुए पूरा 1 साल हो गया था। आज सुबह से ही मेरा दिल अजीब तरह से बेचैन हो रहा था। मैं अपने बेटे राजू को तैयार कर रही थी जब उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी, आज आप इतना चुप क्यों हैं? आपने मुझसे तो डांटा भी नहीं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा। तुझे कुछ नहीं बेटा, वो आज तुम्हारे पापा की याद आ रही थी।
वो बोझिल दिल के साथ फिर मैं स्कूल पहुंची। चौकीदार रामदीन काका ने गेट खोलकर नमस्ते कहा। बेटी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? चेहरे पर परेशानी लग रही है। नमस्ते बाबा, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर मैं अंदर चली गई। मैंने सफाई शुरू की। दिल काम में नहीं लग रहा था, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी ही थी। मैंने नीचे की मंजिल और ऊपर की तरफ सफाई की। जब मैं ऊपर से सफाई पूरी करके नीचे उतरी तो बच्चे स्कूल आना शुरू हो चुके थे। आखिरी काम वॉशरूम की सफाई का रह गया था। मैंने बाल्टी उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई। कोई दबीदबी अंदाज में रो रहा था। मैं एक पल के लिए रुक गई। कौन है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकियों की आवाज तेज हो गई। मेरा दिल धक से रह गया। ये आवाज लड़कियों के वॉशरूम से आ रही थी। मैंने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर मेरे हाथ से पानी की बाल्टी गिर गई और छपाक की आवाज के साथ फर्श पर फैल गई। मेरी चीख मेरे गले में ही फंस कर रह गई। बाथरूम के एक कोने में स्कूल की ड्रेस पहने एक लड़की दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई थी। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भरा हुआ था और खौफ से पीला पड़ चुका था। वह दर्द से करा रही थी और उसके बगल में फर्श पर गंदे कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा वजूद पड़ा था। एक नवजात बच्चा। ये क्या है? मेरी आवाज किसी गहरी खाई से आई। तुम कौन हो? हे भगवान! ये बच्चा लड़की ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में दहशत की एक नई लहर उभर आई। वह अपने कवरेज से उठी और उस नन्हे से वजूद को उसने छुपाने की कोशिश करने लगी। आंटी प्लीज शोर नहीं करिए। भगवान के लिए किसी को मत बुलाइए। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे हवा में ही तैर रही हो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ गया। गुस्सा, डर और हैरत ने मेरे होशों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मैं एक कदम आगे बढ़ी। कौन हो तुम? किस क्लास में हो? ये गुनाह करने से पहले तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुम्हारी उम्र ही क्या है? और इसका बाप कौन है? बोलो। मेरे शब्द तेज और चुभने वाले थे। मेरी आवाज सुनकर वो बुरी तरह सहम गई और लगातार रोने लगी। आंटी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे बचा लीजिए। मेरे माँ बाप की इज्जत उनकी पगड़ी उछाल जाएगी। गांव वाले तो मुझे जिंदा ही जला देंगे। मुझे बचा लीजिए। मैं चिल्लाई, लेकिन तुरंत ही अपनी आवाज धीमी कर ली ताकि कोई सुन ना ले। अब तुम्हें यहाँ से बचने का ख्याल आ रहा है। तुम्हें तो ये सब करने से पहले इसके अंजाम के बारे में सोचना चाहिए था। अभी और इसी वक्त मैं प्रिंसिपल मैडम को सब बताती हूँ। मैं अभी आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया। नहीं आंटी नहीं, वह जमीन पर मेरे कदमों पर पड़ी हुई गिड़गिड़ा रही थी। आप मेरी हालत पर रहम करिए। मेरे पापा अंधे हैं और मेरी माँ मानसिक रूप से बीमार है। अगर मेरे पापा को ये पता चल गया तो वह मर जाएंगे। मेरी माँ को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आंटी मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी बातें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने एक नज़र उसकी भीगी आंखों पर डाली और फिर नन्हे से वजूद पर डाली जो अब भूख की वजह से रो रहा था। उसका रोना बिल्ली के बच्चे की म्याऊं के जैसा था। मेरा गुस्सा पिघलने लगा। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था। एक तरफ उसूल, कानून और सच्चाई थे और दूसरी तरफ एक कम उम्र लड़की की जिंदगी, उसके अंधे पिता की इज्जत और इस नवजात बच्चे का भविष्य। उठो। मेरी आवाज अब पहले से नरम थी। रोना बंद करो और उठो। उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या तुम वादा करती हो कि जो मैं कहूंगी वह तुम करोगी और कभी इस राज के बारे में किसी को नहीं बताओगी? उसने जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाया। जी आंटी, जो आप कहेंगी। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। बस इस बच्चे को आप यहाँ से ले जाइए। मैंने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन उस वक्त मुझे उस लड़की पर तरस आ गया था।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कड़क लहजे में कहा। मैं इस बच्चे को लेकर पिछले दरवाजे से निकल रही हूँ। रामदीन काका की नज़र से बचकर तुम तुरंत खुद को यहाँ पर साफ करो और स्कूल के स्टोर रूम में जाकर छुप जाओ, चुपचाप। जब छुट्टी हो जाए तो वहां से बिना किसी से बात किए घर वापस चली जाना। समझ गई तुम मेरी बात? उसने अपनी आंखों में कृतज्ञता लिए अपना सर हिलाया। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और दबे पाव वॉशरूम से बाहर निकल गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। हर आहट पर लगता कि जैसे कोई आ गया हो। मैं दीवार की आड़ लेती रही और राहदारियों से गुजरती हुई स्कूल के पिछले छोटे गेट पर पहुंची। शुक्र है कि उस वक्त वो गेट खुला हुआ था। मैं बाहर गली में निकली तो वहां कोई भी नहीं था। मैं तेज कदमों से चलती हुई अपनी गली में मुड़ी और सीधा अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाजा बंद करते ही मैंने चैन की सांस ली। मैंने बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटाया। वह अब खामोश हो गया था और सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मासूम था। तभी मेरा बेटा राजू भागता हुआ कमरे में आया। मम्मी, ये कौन है? ये तो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया है। उसने हैरत से बच्चे की तरफ इशारा किया। मैंने खुद को संभाला और उसके सर पर हाथ फेरते हुए झूठ बोला, नहीं बेटा, ये एक आंटी जी का बच्चा है। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो डॉक्टर ने कहा है कि वह आराम करें, इसीलिए कुछ दिनों के लिए ये हमारे पास ही रहेगा। तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? राजू खुशी से सर हिलाकर बच्चे के पास बैठ गया। मैं वहीं खड़ी उस छोटे से वजूद को देख रही थी। उस रात मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था। अचानक आधी रात को वो बच्चा भूख से रोने लगा। मैं घबराकर उठी। मेरे घर में ना तो बच्चों वाला दूध था और ना ही फीडर। मैंने जल्दी से हल्के गर्म पानी में थोड़ी सी चीनी घोली और कतरा कतरा करके उसके मुंह में टपकाने लगी। वह कुछ देर के लिए चुप तो हो गया, लेकिन मेरा दिल उसकी हालत पर कट रहा था। अभी सुबह होने में कुछ वक्त था कि मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा खून सफेद हो गया। मैं दबे कदमों से दरवाजे के पास जाकर बोली, कौन? मैं हूँ अनीता दीदी। रेखा, पड़ोसन की आवाज आई। सब कुछ ठीक तो है? रात भर आपके घर से एक बच्चे के रोने की आवाजें आती रही। क्या कोई मेहमान आया है क्या? ये सब सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत ही खुद को संभाला। जी हाँ दीदी, वो मेरी एक दूर की रिश्तेदार आई हुई है गांव से अपने बच्चे के साथ। बस उन्हीं का ही बच्चा रो रहा था। मैंने दरवाजा खोले बिना ही जवाब दिया, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन मैं दरवाजे से लगी हुई काफी देर तक खड़ी रही। झूठ का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जिसका शायद कोई अंत नहीं था। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। स्कूल की बिल्डिंग मुझे किसी पुलिस वाले की तरह घूर रही थी। हर टीचर, हर कर्मचारी मुझे शक भरी नजरों से देखता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने झाड़ू उठाई और अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मेरी नजरें बार बार स्कूल के गेट पर लगी थी। मैं उस लड़की का इंतजार कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि वह कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। वो लड़की स्कूल वापस आई ही नहीं। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब छुट्टी का वक्त था, मैंने हिम्मत करके 11वीं क्लास की कुछ लड़कियों को रोका जो हंसती खेलती हुई अपने घर जा रही थी। बेटियों, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने झाड़ू एक तरफ रखते हुए कहा। वो रुक गई। जी आंटी जी, वो तुम्हारी क्लास में एक लड़की थी ना, क्या नाम था उसका? अदिति। मैंने जानबूझकर एक फर्जी नाम रखा। एक लड़की बोली, हमारी क्लास में तो 2 अदिति है। आप कौन सी वाले की बात कर रही हैं? वही जो थोड़ी सी कमजोर है, जो खामोश रहती है, जिसके बाल बहुत लंबे हैं। मैंने जल्दी से कहा। लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर एक बोली, अच्छा वो सिमरन जी आंटी, वो तो कई दिनों से नहीं आ रही है। उसकी सहेली बता रही थी कि शायद वो लोग अपने गांव में शिफ्ट हो गए हैं।
मेरा दिल ये सुनते ही धक से रह गया। वो अपने गांव चली गई। दूसरी लड़की बोली, वह रहती भी तो आगे तंग गली वाली साइड पर थी। वहां पर लोग कम ही रहते हैं, और जो रहते भी हैं वह किराए पर रहते हैं, इसीलिए वहां के लोग आते जाते रहते हैं। ये कहकर लड़कियां वहां से चली गई। मैं वही खड़ी रह गई तो इसका मतलब उसका नाम सिमरन था, और वो शायद ये जगह छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन अब मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? ये ख्याल मेरे मन में हथौड़े की तरह लग रहा था। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। 2 महीने गुजर गए। वह बच्चा जिसे मैंने बबलू नाम दिया था, अब मेरे घर का ही एक हिस्सा बन चुका था। बबलू की मौजूदगी ने मेरे घर की रौनक बढ़ा दी थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, एक अजीब सी खौफनाक बात मेरी आंखों के सामने आने लगी थी। उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे स्वर्गीय पति मनोज के जैसी थी। पहले तो मैं इस सब को अपना वहम समझ रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं मनोज को कुछ ज्यादा ही याद करती हूँ, और इसीलिए मुझे हर किसी में उसका अक्स नजर आता है। लेकिन ये कोई वहम नहीं था। एक दिन दोपहर में मैं बबलू को नहला कर लाई और बिस्तर पर बिठाया। उसके साथ मैं खेलने लगी। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खिलखिलाकर हंसा, और उसी पल मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वह हंसी, वो अंदाज, वो सब कुछ मनोज के जैसा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं भागकर दूसरे कमरे में गई और पुराने संदूक से मनोज की कुछ तस्वीरें निकाली, जिसमें उसके बचपन की तस्वीर भी थी और हमारी शादी की तस्वीरें भी। मैं उन तस्वीरों को लेकर वापस आई और बबलू के चेहरे के पास रखी। जैसे ही मैंने मनोज के बचपन की तस्वीर को बबलू के चेहरे से मिलाया तो मेरे होश उड़ गए। हे भगवान, आखिर ये सब क्या पहेली है? मेरे मुंह से अचानक निकला। तस्वीर में मौजूद मनोज और मेरे सामने बैठा बबलू, दोनों में 1 इंच का भी फर्क नहीं था। वही आंखें, वही बालों का अंदाज, सब कुछ एक जैसा। ये सब कैसे मुमकिन था? मेरा पति तो मर चुका था। उसे मरे हुए 1 साल और 2 महीने हो चुके थे। तो फिर ये बच्चा बिल्कुल उसकी शक्ल लेकर कैसे पैदा हो सकता है? ये तो चमत्कार था, या फिर खुद कुदरत मेरे साथ कोई भयानक मजाक कर रही थी। मनोज की तस्वीर मेरे हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ी और मैं पत्थर बनी खड़ी रह गई। मेरे सामने बिस्तर पर बैठा बबलू खिलखिलाकर हंस रहा था, और उसकी हंसी मेरे कानों में किसी और ही जमाने की याद बनकर गूंज रही थी। मेरा दिमाग किसी भी बात को मानने से इनकार कर रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने खुद मनोज के मरने की खबर सुन चुकी थी। मैंने उसके बिना कितना लंबा सफर गुजारा है। मैं पिछले 1 साल से उसके जाने का शौक मना रही हूँ। फिर ये बच्चा उसका चेहरा मनोज का रूप लेकर मेरे सामने कैसे आ सकता है? उस रात मैं एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। मैं बबलू के पास ही बैठी उसे देखती रही। चांद की रोशनी खिड़की से आकर उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी और उसके नैन नक्श को और भी ज्यादा साफ तौर पर दिखा रही थी। नहीं, ये मेरा वहम है, मैंने खुद से ही कहा। मैं मनोज को इतना सोचती हूँ कि अब मुझे हर चेहरे में वही नजर आता है। मैं शायद उसे ही ज्यादा याद करने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो रही हूँ। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। जब भी मैं बबलू को देखती, मेरा दिल गवाही देता कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। मैं उठी और मनोज की तस्वीर दोबारा उठाई। फिर बल्ब की रोशनी में उसे बबलू के चेहरे से मिलाया। कोई शक नहीं था, जरा बराबर भी फर्क नहीं था। लोग कहते हैं कि मरने वाले कभी कभी किसी रूप में वापस आ जाते हैं। ये कमजोर सा ख्याल मेरे मन में उभरा। क्या ये सही है? नहीं अनीता, पागल मत बनो। ये सब फालतू के ख्याल है। मैंने जल्दी से खुद को झटका और संभाला। मैं जानती थी कि ये सब बेवकूफी जैसे ख्याल है, लेकिन मेरा बेचैन दिल किसी एक सहारे की तलाश में था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी थी। एक हिस्सा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये चमत्कार है, जबकि दूसरा हिस्सा उसे एक भयानक राज करार दे रहा था।
मेरे अपने बच्चे भी मेरी हालत देख रहे थे। मम्मी, आप ठीक तो हैं? मेरी बेटी पूजा ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा। आप बबलू को ऐसे क्यों घूर रही हैं? मैं चौंक गई। कुछ नहीं बेटा, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। बस मैं देख रही थी कि ये कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। मैंने नाश्ता बनाया, लेकिन मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरा। मेरे मन में बस एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था। उस रात से पर्दा सिर्फ एक इंसान ही उठा सकता था। सिमन, इस बच्चे की असली माँ। मुझे उसे हर हाल में ढूंढना था। नहीं, मैंने दांत पीसते हुए फैसला किया। मैं इस सब के साथ पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। सिर्फ वही बता सकती है कि सच क्या है। सिर्फ वही बता सकती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसी इरादे के साथ मैं वापस स्कूल पहुंची। आज मेरे कदमों में पहले से ज्यादा तेजी थी। मैं जानती थी कि अब मुझे क्या करना है। छुट्टी के वक्त होने तक मैं बेसब्री से इंतजार करती रही। जैसे ही प्रिंसिपल मैडम अपने ऑफिस में अकेली हुई, मैंने हिम्मत इकट्ठा की और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से उनकी आवाज आई। मैं अंदर गई। मैडम, माफी चाहती हूँ। मैं आपका कुछ वक्त ले रही हूँ। कोई बात नहीं अनीता। बताओ क्या बात है? सब ठीक है। तुम कुछ परेशान लग रही हो। उन्होंने चश्मे के पीछे से मुझे देखते हुए पूछा। जी मैडम, सब ठीक है। बस वो मैं कई दिन से देख रही हूँ कि 11वीं क्लास की एक लड़की है। सिमन, वो स्कूल नहीं आ रही है। मैंने बात की शुरुआत की। पहले तो मैंने सोचा कि बीमार होगी, लेकिन अब तो काफी दिन हो गए हैं। प्रिंसिपल मैडम ने मेज पर रखा हुआ रजिस्टर खोला। हाँ सिमन, तुम ठीक कह रही हो। उसकी अटेंडेंस बहुत कम हो गई है। लड़की कुछ उलझी उलझी सी भी रहती थी। उन्होंने अफसोस से सिर हिलाया। आखिरी बार जब वो आई थी तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने उससे पूछा भी था तो कहने लगी कि घर में कुछ परेशानी है। वह बेचारी बहुत गरीब घर से है शायद। उन्होंने नजरें झुकाकर कहा। उसके पापा भी अंधे हैं और माँ भी कुछ मानसिक रूप से ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है उन लोगों का। इसीलिए हम उसकी फीस भी माफ कर चुके हैं। लड़की है तो कम उम्र, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया है। प्रिंसिपल की बातों ने सिमन की कहानी को पूरी तरह साफ कर दिया था। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था कि ये बच्चा उसी का है। मैडम, मैंने हिम्मत का आखिरी कतरा इकट्ठा करते हुए कहा, अगर आपके पास उसके घर का एड्रेस हो। मैं दरअसल उसी तरफ रहती हूँ, तंग गलियों वाली साइट पर। सोचा था कि छुट्टी के बाद उसके बारे में हालचाल ले लूंगी। बेचारी अकेली होगी, परेशान होगी। प्रिंसिपल मैडम ने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। ये तो बहुत अच्छी बात है अनीता, ये तो भलाई का काम है। रुको, मैं रजिस्टर से देखकर उसका पता बताती हूँ। उन्होंने रजिस्टर से एड्रेस देखकर एक छोटे से कागज पर लिखा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कांपते हाथों से वो कागज पकड़ा। मेरी मंजिल अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। थैंक यू मैडम, मैंने कहा और फिर तुरंत ऑफिस से बाहर आ गई। मेरे हाथ में पकड़ा वो कागज का छोटा सा टुकड़ा सिर्फ एक एड्रेस नहीं था, बल्कि एक बंद राज का दरवाजा था। स्कूल से छुट्टी के बाद मैं घर नहीं गई। मेरे हाथ में वह कागज का टुकड़ा था जिसमें सिमन का घर का पता लिखा था। मेरे कदम अपने आप ही उन तंग गलियों की तरफ उठ रहे थे जिनका जिक्र उन लड़कियों ने किया था। दिल में एक तूफान लगातार उठ रहा था। हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अगर उस लड़की ने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो, अगर उसने कोई नया झूठ बोल दिया तो, अगर उसके घर वालों ने मेरी बेइज्जती करके मुझे वहां से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? और अगर उन लड़कियों की ये बात सच निकली कि वह अपने गांव वापस चली गई है, तब क्या होगा? मैं भला उसके गांव का पता कहाँ से निकालूंगी? खुद को तसल्ली देती हुई मैं आगे बढ़ती रही। नहीं अनीता, तुम हिम्मत करो। तुम एक सच जानने के लिए निकली हो। अपने मनोज की निशानी का राज जानने निकली हो। इसीलिए पीछे मत हटो। जैसे जैसे मैं उसके मोहल्ले के पास पहुंच रही थी, गलियां बहुत ही तंग और मकान पुराने दिख रहे थे। हर तरफ गरीबी और बेबसी का माहौल था।
लोग मुझे एक अजनबी औरत की नजरों से देख रहे थे। मैंने तुरंत ही अपने सर पर पल्ला डालकर थोड़ा सा चेहरा छिपा लिया और जल्दी जल्दी एड्रेस पर लिखा मकान नंबर तलाश करने लगी। आखिरकार एक पुराने से दरवाजे के सामने जाकर मैं रुक गई। ये वही घर था। मेरे दिल में बहुत बुरी तरह से हलचल हो रही थी। मैंने हिम्मत इकट्ठा की और काफी हद से दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिससे मुझे ये लगने लगा कि शायद वह लड़कियां ठीक ही कह रही थी। सिमन अपने गांव जा चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से दस्तक दी, और इस बार थोड़ा जोर से। तभी कुछ देर बाद दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ थोड़ा सा खुला। अंदर से जिसने झांका उसे देखकर मेरी सांसें ही रुक गई। वो सिमन ही थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे पर पहले हैरत, फिर हद से ज्यादा डर और फिर दहशत के भाव उभर आए। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की। सिमन रुको। मैं तेजी से आगे बढ़ी और अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी, आप यहाँ क्यों आ गई हैं? उसकी आवाज घुटी हुई थी। वह अपनी पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी। भगवान के लिए आप यहाँ से चली जाइए। अगर मेरे पापा ने किसी की आवाज सुन ली तो गजब हो जाएगा। मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटूंगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती हो। मैंने कड़क लहजे में कहा, दरवाजा खोलो वरना मैं यही गली में खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दूंगी। फिर तुम्हारे पापा भी सुन लेंगे और सारा मोहल्ला भी। मेरी धमकी काम कर गई। उसकी पकड़ दरवाजे पर ढीली पड़ गई। उसने डरी हुई नजरों से गली में दाएं देखा और फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर मुझे अंदर खींच लिया। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा बेकार था। एक अंधेरे से भरा हुआ कमरा था, जिसमें जरूरत की कुछ टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थी। लेकिन एक कोने में बिछी चारपाई पर एक बुजुर्ग कंबल ओढ़े लेटे थे और उनकी खांसी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। गरीबी और बीमारी की बू हर तरफ फैली हुई थी। अब आप क्या चाहती हैं मुझसे? सिमन मुझे कोने में ले जाकर धीरे से बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने आपकी वजह से स्कूल भी छोड़ दिया। हम कुछ दिनों में ये मोहल्ला भी छोड़कर चले जाएंगे। आपको बच्चा मिल गया है। अब आप मेरी जान छोड़ दीजिए। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। मेरे अंदर का सारा डर अब गुस्से और बेचैनी में बदल चुका था। मैं तुमसे यहाँ भीख मांगने या ताना देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब लेने आई हूँ। कैसा सवाल? उसने डर कर पूछा। मेरी आवाज मेरे गले में ही कहीं अटक गई। मुझे सच बताओ सिमन, इस बच्चे का बाप कौन है? ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैं ये नहीं बता सकती। मैं उसका नाम नहीं ले सकती। क्यों? क्यों नहीं ले सकती? मैंने उसकी बाहें पकड़कर झंझोड़ा। बताओ मुझे। वो इंसान मुझे जान से मार देगा। वो बहुत जालिम आदमी है। आंटी, आप सोच भी नहीं सकती कि वह कितना खतरनाक है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना खतरनाक है। मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। मैंने अपनी आवाज को तेज होने से बड़ी मुश्किल से रोका। देखो सिमन, मेरे पास अब 2 रास्ते हैं। या तो तुम शराफत से मुझे उस आदमी का नाम और पता बता दो, या फिर मैं अभी तुम्हारे उस अंधे बाप के पास जाती हूँ और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ कि उनकी पाक साफ बेटी ने एक नाजायज बच्चे को जन्म देकर स्कूल के वॉशरूम में फेंक दिया था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी इज्जत बचानी है या अपने बाप की जिंदगी। ये एक आखिरी तीर था। मेरी बात सुनकर वो वहीं फर्श पर ढेर हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो बुरी तरह से सिसकने लगी। उसके पिता ने चारपाई पर करवट ली और पूछा, कौन है सिमन बेटा? किससे बातें कर रही हो? कोई नहीं पापा, उसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा। वो पड़ोसन थी चली गई है। वो उठी और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हार साफ दिख रही थी। ठीक है, आप जीत गई। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। नहीं, मैं आपको उसके पास ही लेकर चलती हूँ।
आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिएगा कि वो शख्स कौन है। ठीक है, मैंने मजबूती से कहा, अभी चलो मेरे साथ। वह चुपचाप उठी, सर पर चेहरे को दुपट्टे से ढका और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने एक आखिरी नज़र अपने बाप पर डाली और फिर हम दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए। हम दोनों खामोशी से मोहल्ले के सन्नाटे में चल रहे थे। सिमन का चेहरा दुपट्टे में छिपा था और उसके कदम किसी बेजान मशीन की तरह चल रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी और मेरे दिल में हजारों सवालों का तूफान था। वह मुझे कहाँ लेकर जा रही थी? कौन था वह इंसान जिसका नाम लेते हुए भी सिमन की आत्मा कांप रही थी? और सबसे बढ़कर उस इंसान का मेरे स्वर्गीय पति से आखिर क्या रिश्ता था? हम सिमन के मोहल्ले की तंग गलियों से निकलकर एक खुले इलाके में आ गए। यहाँ के मकान वहाँ की अपेक्षा काफी बेहतर थे। ये अच्छे परिवार के लोगों का इलाका लग रहा था। तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? मैंने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। ये तो कोई और ही इलाका है, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया। मेरा दिल पहले से भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि वह मुझे किसी बदमाश के अड्डे पर या फिर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाएगी, लेकिन ये तो एक साधारण सा रिहायशी मोहल्ला था। कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे और घरों से खाना बनाने की खुशबू आ रही थी। अचानक सिमन एक 2 मंजिला साफ सुथरे मकान के सामने जाकर रुक गई। उसने एक लम्हे के लिए घर को देखा और फिर उसके पैर कांपने लगे। वह दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। यहाँ क्यों रुक गई हो? कौन रहता है इस घर में? मैंने कठोरता से पूछा। वही इंसान अंदर ही है। उसकी आवाज टूट रही थी और आंखों में हद से ज्यादा दहशत थी। आप खुद ही दरवाजा खटखटा लीजिए। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने एक नज़र उसकी हालत पर डाली और फिर उस बंद दरवाजे को देखा। मेरे अंदर का सारा डर अब एक अजीब सी जिद और फैसले में बदल चुका था। आज मुझे सच्चाई जाननी ही थी। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबा दिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने कुछ लम्हों तक इंतजार किया और फिर दोबारा से घंटी बजाई। इस बार अंदर से कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मेरे दिल और दिमाग पर बस एक ही सवाल सवार था, कौन है वह इंसान? दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला और जो शख्स दरवाजे के पीछे खड़ा था उसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे गले से एक घुटी सी आवाज निकली और पूरी दुनिया मेरी आंखों के आसपास घूमने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। मैं पागल हो गई हूँ। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरा पति मनोज ही खड़ा हुआ था। वो थोड़ा सा बदल गया था। चेहरे पर थकावट थी। बाल कुछ बिखरे हुए थे, लेकिन था वही मेरा मनोज जिसे मैं पिछले 1 साल 2 महीने से मरा हुआ समझ रही थी और जिसकी विधवा बनकर अपनी जिंदगी काट रही थी, जिसकी याद में मैंने हजारों आंसू बहाए थे। उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। उसकी आंखें हैरत और डर के मारे फैल गई। फिर उसने मेरी ओर से नजर हटाकर मेरे पीछे दीवार से लगी कांपती हुई सिमन पर डाली। एक लम्हे में उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसका चेहरा जो पहले हद से ज्यादा सफेद था, अब जुर्म के एहसास से पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसका पहला भाव ठीक वही था जो एक चोर का होता है। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी एक लम्हे में मेरा सारा दुख, सारा सदमा एक बुलबुले की तरह फट पड़ा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और धड़कते हुए अंदर दाखिल हुई। मनोज, मेरी आवाज मेरी जख्मी शेरनी की दहाड़ की तरह निकली। तुम जिंदा हो। वह अकलाने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिख रही थी। अनीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मेरी बात तो सुनो। खामोश हो जाओ। मैं चिल्लाई। एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। मैं आगे बढ़कर उसके गले का गिरेबान पकड़ लिया।
वह आदमी जिसके एहसास के लिए मैं हमेशा से तरसती थी, आज उसके वजूद से मुझे घिन सी आ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, सारी दुनिया को धोखा दिया। तुमने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी और मैं वहां तुम्हारे नाम पर रोती रही, अपने बच्चों को अनाथों की तरह पालती रही। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे मर जाने की खबर के सदमे में मर गई और तुम यहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू करके बैठे हो। अनीता, मेरी बात तो सुनो। उसने मेरे हाथों को छुड़ाने की कोशिश की। मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्या सुनूं? मैं क्या सुनूं? मैं तुम्हारी यही कि तुमने अपनी बीवी और मासूम बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। ये कि तुमने कम उम्र मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने रोती हुई सिमन की तरफ इशारा किया। ये बच्ची बबलू वो तुम्हारा बेटा है ना? उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। बोलो मनोज, जवाब दो। मुझे मेरा हर शब्द एक तेजाब की बूंद की तरह उसके चेहरे पर गिरता हुआ दिखा। मेरा थप्पड़ मनोज के चेहरे पर एक धमाके की तरह पड़ा। वह लड़खड़ाकर पीछे दीवार से जा। उसकी आंखों में हैरानगी और डर नहीं, बल्कि एक अपराधी की परत साफ दिख रही थी। वह इंसान जो 1 साल पहले तक मेरे लिए पूरी दुनिया था, आज मेरे सामने एक भयानक हकीकत की तरह खड़ा था। वो धड़ाम से फर्श पर बैठ गया और किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अनीता, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मुझ पर शैतान सवार हो गया था। मैं लालच और डर में अंधा हो गया था। मैं नफरत से उसकी तरफ देखने लगी। मेरे आंसू अब सूख चुके थे। उनकी जगह मेरी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी। माफ कर दूं तुम्हें। मेरी आवाज किसी बर्फ के गोले की तरह ठंडी पड़ी। आखिर किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो? अपने जिंदा रहने के लिए, हमें दरबदर की ठोकरें खाने के लिए, छोड़ देने के लिए, अपनी माँ के सदमे में मर जाने के लिए, या इस मासूम लड़की की जिंदगी को नरक बना देने के लिए? बोलो, आखिर किस किस गुनाह की माफी चाहिए तुम्हें? मेरा हर सवाल एक कोड़े की तरह उस पर बरस रहा था। वह कुछ जवाब नहीं दे सका, सिर्फ अपना सर झुकाए बैठा रहा। मुझे सब कुछ जानना है मनोज। शुरुआत से आखिर तक तुम कहाँ थे? तुम मरते हुए कैसे दिखे? वह रेलवे स्टेशन का धमाका, वो खबर, वो सब क्या था? सब कुछ झूठ था। उसने हिचकियों के बीच टूटी टूटी आवाज में अपनी बेगुनाही, अपनी बेगैरती की दास्तान सुनानी शुरू की। मैं बहुत कर्ज में डूब गया था। उसने नजरें झुकाकर कहा, शहर आने के बाद मैं कुछ बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। उन लोगों ने मुझे सट्टेबाजी के काम पर लगा दिया। शुरू में तो मैंने कुछ पैसे जीते, लेकिन फिर मैं हारता ही चला गया। मैंने लोगों से भारी ब्याज पर बड़ा कर्ज ले लिया। वो रकम इतनी बढ़ गई कि मेरी सैलरी से उसका ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे लोग मुझे रोज धमकियां देते थे। कहते थे कि अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें और तुम्हारे गांव में बैठे बीवी बच्चों को भी जिंदा जला दिया जाएगा। ये सुनकर तुम्हारा दिल कांप गया। मैंने कटुता से पूछा। वह बोलता रहा। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिस दिन मैं गांव आने के लिए रेलवे स्टेशन पर था, वहां पर धमाका हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। धुआं और चीखकार मची। लोग रो रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। मैं एक खंभे के पीछे छिप गया और बच गया। जब धुआं कुछ कम हुआ तो मैंने देखा कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। मेरे पास ही एक इंसान की लाश पड़ी थी, जिसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। उसी वक्त मेरे मन में यह शैतानी ख्याल आया। मैंने एक लम्हे के लिए सांस ली, अफरातफरी का फायदा उठाया। किसी की नजर मुझ पर नहीं थी। मैंने अपना पर्स निकाला, उसमें से पैसे निकाले और अपना पहचान पत्र उसके जेब में डाल दिया। मैंने सोचा कि सब लोग यही समझेंगे कि मैं इस धमाके में मर गया हूँ। कर्जदार मेरा पीछा छोड़ देंगे और मैं कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर लूंगा। उसकी कहानी सुनकर मुझे उल्टी सी आ गई। कितना स्वार्थी और बुजदिल इंसान था ये। अपनी जान बचाने के लिए उसने हम सबको जिंदा मार दिया था। और यह मैं कोने में खड़ी सिमन की तरफ इशारा करके बोली, ये थी तुम्हारी नई जिंदगी।
एक लड़की को अपनी भूख का निशाना बना देना। ये सवाल सुनकर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैं इस मोहल्ले में नाम बदलकर छुप कर रह रहा था। मैंने सिमन को कई बार स्कूल आते जाते देखा। ये हमेशा नजर झुकाकर चलती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसकी मासूमियत देखकर मुझ पर शैतान सवार हो गया। मैंने एक आध बार रास्ते में इसे रोककर बहाने से बात करने की कोशिश की। फिर एक दिन मैंने जबरदस्ती इसे घर में खींच लिया। ये सुनकर सिमन के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। मनोज बोलता रहा। उसने पुलिस को बता दिया तो मैंने धमकाया। मैंने उसका पता करवा लिया था। मुझे पता था कि इसका बाप अंधा है और माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि अगर इसने अपना मुंह खोला तो मैं रात के अंधेरे में इसके घर को जला दूंगा और इसके लाचार माँ बाप को उसी में जलाकर खत्म कर दूंगा। वह मेरी बात सुनकर डर गई। वह एक कम उम्र लड़की थी और इसीलिए बहुत डर गई। उसके बाद मैं जब चाहूं उसे यहाँ पर बुलाता रहा। उसकी बेरहम कहानी सुनकर मेरा खून खल उठा। मैं कुर्सी से उठी। तुम शैतान नहीं हो मनोज, बल्कि तुम शैतान से भी बदतर हो। मेरी आवाज में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक ठोस नफरत थी। शैतान तो सिर्फ बहकाता है, बल्कि तुमने तो एक जीती हुई जिंदगी को ही अपने हाथों से मसल कर रख दिया है। अनीता प्लीज, उसने मेरे कदमों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। मुझे तुम एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। ठीक, मैंने जहर भरी हंसी में कहा। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी पुरानी साड़ी के एक कोने से अपना छोटा सा मोबाइल खोलकर निकाल लिया। मनोज ने हैरत से मेरी तरफ देखा। जब सिमन मुझे यहाँ लेकर आ रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं किसी गुंडे या बदमाश का सामना करने जा रही हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने उसी वक्त पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी लोकेशन उन्हें भेज दी थी। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा था कि मैं एक खास जगह पर जा रही हूँ और अगर आधे घंटे में मैंने दोबारा कॉल करके सब कुछ ठीक ना होने की सूचना नहीं दी तो फिर आप उसी वक्त आकर पकड़ लेना। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि गली से आई पुलिस की सायरन की आवाज धीरे धीरे नजदीक आती हुई सुनाई देने लगी। वह आवाज हर लम्हे करीब आती जा रही थी। मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में मौत का डर था। मैंने फोन वापस अपनी साड़ी के कोने में बांधते हुए कहा, तुम्हारी माफी और सजा का फैसला अब मैं नहीं बल्कि कानून करेगा। पुलिस की गाड़ी का सायरन गली के मोड़ पर आकर खामोश हो गया। उस खामोशी में मेरे दिल की धड़कनें ज्यादा साफ और तेज सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों के बाद दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मनोज, जो अब तक फर्श पर बेजान सा पड़ा था, दस्तक सुनकर ऐसे उछला जैसे कि उसे बिजली का करंट लग गया हो। उसने भागने के लिए अपने आसपास देखा, शायद पिछले दरवाजे की तरफ, लेकिन मैंने तेजी से हरकत में आ गई और उसके रास्ते पर खड़ी हो गई। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। मनोज, मेरी आवाज में कोई कपकपाहट नहीं थी। तुम्हारे जुर्म का हिसाब अब यहीं इसी दुनिया में होगा। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। उनकी नजर मुझसे होती हुई सीधा मनोज के सफेद चेहरे पर पड़ी। यहाँ से किसी औरत ने फोन किया था। इंस्पेक्टर ने भारी आवाज में पूछा। जी सर, मैंने ही फोन किया था। मैंने 2 टूक जवाब दिया और फिर अंदर खड़े मनोज की तरफ इशारा किया। ये आदमी मेरा पति है सर, जिसे ना सिर्फ मैं, मेरा खानदान और मेरे गांव वाले समेत 1 साल से मरा हुआ समझ रहे थे। इसने अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचाया था। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की आंखों में हद से ज्यादा हैरत दिखने लगी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यह आप क्या कह रही हैं? और सिर्फ यही नहीं सर, मैंने कोने में दीवार से लगी आंसू बहाती सिमन की तरफ इशारा किया। इसने इस कम उम्र लड़की को कई महीनों तक अपना शिकार बनाया। इसके लाचार माँ बाप को मारने की धमकियां देकर ब्लैकमेल किया और उसे नाजायज बच्चे को जन्म देने के लिए भी मजबूर किया। वो बच्चा इस वक्त मेरे घर में है। मेरी बातें सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया।
उसने अपने कांस्टेबलों को इशारा किया, गिरफ्तार कर लो इसे। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। मनोज ने कोई हलचल नहीं की। उसका सारा गुरूर, सारी चालाकियां, सब कुछ खत्म हो चुका था। वह एक हारे हुए जुआरी की तरह खड़ा था। जैसे ही कांस्टेबल ने उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई, उसने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली। अनीता, उसकी आवाज भर आई। बच्चों का क्या होगा? उनका ख्याल रखना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जिन बच्चों के लिए तुम्हें 1 साल पहले मर चुके थे, उनकी आज तुम फिक्र मत करो। वे सिर्फ मेरे बच्चे हैं और मैं उनका ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती हूँ। पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। दरवाजे के बाहर अब तक मोहल्ले के कुछ लोग जमा हो चुके थे, जो सायरन की आवाज सुनकर बाहर निकल आए थे। मैंने मनोज के चेहरे पर वह बेइज्जती देखी जिसका वह हकदार था। लोग हैरत और नफरत से उसे देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जब पुलिस की गाड़ी उसे लेकर एक मोड़ पर जाकर खो गई, तब मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैं वहीं दहलीज पर बैठ गई। उस वक्त मुझे इस बात की खुशी बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरा पति जिंदा है, बल्कि मुझे इतना ज्यादा दुख और अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी एक ऐसे शख्स के नाम की थी जो इंसान के रूप में एक दरिंदा था। उसके घिनौने चेहरे ने मुझे दुनिया के हर मर्द से बदगुमान कर दिया था। मुझे मर्द जात से नफरत होने लगी थी। कुछ देर के बाद जब मेरे होशो हवास थोड़े ठीक हुए तो मैंने सिमरन की तरफ देखा, जो अभी भी कोने में बैठी रो रही थी। उसका भविष्य अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। मैं उठी और उसके पास गई। मैंने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। बस अब रोना बंद करो। मेरी आवाज में अब कठोरता नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। जो होना था वो हो गया है। वह दरिंदा अब अपने किए की सजा भुगतेगा। आंटी, उसने सिसकते हुए कहा, अब मेरा क्या होगा? मेरे माँ बाप, जब ये बात खुलेगी तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी अब और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। तुम आज से मेरी बेटी की तरह हो। मेरे साथ मेरे घर चलो। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरी बात सुनकर उसने बेसाख्ता नजरों से मेरी तरफ देखा। शायद उसे इस बात का ख्याल भी नहीं था कि जिस औरत के पति के साथ वो खुद एक मुजरिम थी, वही औरत उसे सहारा देगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। चलो। हम दोनों उस मनहूस घर से बाहर निकले। रात गहरी हो चुकी थी। हम खामोशी से उन गलियों से गुजर रहे थे जहां कुछ घंटे पहले मैं एक अनजाने डर से भरी पड़ी थी। लेकिन अब नजरिया बदल चुका था। अब हम 2 बेचारी औरतें नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा थी। जब हम मेरे घर पहुंचे तो मेरे 3 बच्चे सो रहे थे। मैंने सिमरन को अपनी बेटी के साथ सोने के लिए कहा और खुद बबलू के झूले के पास आकर बैठ गई। वह मासूमियत से सो रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके नैन नक्श में मुझे अभी भी मनोज की झलक दिखाई दे रही थी। मैं जब भी उसे देखती तो मुझे अपने पति की बेवफाई, उसका धोखा और उसकी शैतानी हरकतें याद आ जाती। एक लम्हे को मेरे दिल में नफरत की लहर उठती, लेकिन फिर मैं उसके मासूम चेहरे को देखती और सोचती, आखिर इसमें उसका क्या कसूर? इस दुनिया में आने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं होती। गलती तो उन दरिंदों की होती है जो अपनी हवस की आग में ऐसी मासूम जानों को झोंक देते हैं। मैंने झुककर उसके माथे पर हाथ फेरा। वो बच्चा अब सिर्फ सिमरन का नहीं, बल्कि मेरा भी था। हम दोनों औरतों की टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने वाला एक मासूम सा रिश्ता। पुलिस की गाड़ी मनोज को लेकर तो चली गई थी, लेकिन उसके काले कर्मों की स्याही उस घर की दीवारों पर अब तक बाकी थी। मोहल्ले में कई लोग अभी भी बातें करते हुए अपने अपने घरों में जा चुके थे और गली में एक बार फिर वही मनहूस खामोशी पसर गई थी। मैंने सिमरन का हाथ थामा, जो अभी भी सदमे की हालत में थी। हम दोनों उस घर से ऐसे निकले थे जैसे किसी कैदखाने से रिहा हुए हो। अगले कई महीने मेरी जिंदगी अदालत और थानों के चक्कर काटते हुए गुजरी।
ये सफर आसान नहीं था। समाज की तेज नजरें, लोगों की तीखी बातें और रिश्तेदारों के सवाल, हर चीज एक परीक्षा की तरह थे। कुछ लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई कि मैं खुद अपने पति को जेल भिजवा दिया, जबकि कुछ ने मेरी हिम्मत की दाद दी। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे सामने सिर्फ एक ही मकसद था, मनोज को उसके हर गुनाह की सजा दिलवाना और सिमरन को इंसाफ दिलाना। सिमरन ने अदालत में हिम्मत और बहादुरी का वह उदाहरण पेश किया जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं हर कदम पर उसके साथ एक ढाल बनकर खड़ी रही। उसने जज के सामने रो रो कर अपनी बर्बादी की पूरी दास्तान सुनाई। मनोज के खिलाफ सबूत मजबूत थे। उसका अपनी मौत का ड्रामा रचना, एक नाबालिग लड़की को अपनी इच्छा का निशाना बनाना और फिर उसे जान से मारने की धमकियां देना, ये सारे जुर्म साबित हो गए थे। और फिर आखिरकार फैसले का दिन आ गया। मनोज को उसके दोनों ही जुर्म मिलाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे एक जीती जागती मौत मिली। जिस दिन उसे सजा सुनाई गई, मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा। मैं बहुत खुश थी, इसलिए नहीं कि मेरा पति बर्बाद हो गया था, बल्कि इसलिए कि मैं आज एक लड़की को इंसाफ दिला पाई थी। उस दिन के बाद हमने अपने अतीत के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अब इस हादसे को 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी दुनिया बहुत बदल चुकी है। मेरे छोटे से किराए के मकान में मेरे 2 नहीं अब 4 बच्चे बसते हैं। मैं बाद में सिमरन के माँ बाप को भी उसी घर में लेकर आ गई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही सिमरन के अंधे पिता का देहांत हो गया और उसकी माँ की मानसिक हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए हमने उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। जब कभी भी सिमरन का दिल करता है तो वह जाकर अपनी माँ से मिलाती है। मेरी बेटी पूजा और बेटा राजू, उन्होंने सिमरन को बड़ी बहन और बबलू को छोटे भाई के तौर पर अपना लिया है। सिमरन ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी है। वह भी स्कूल जाती है और शाम को मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाती है। उसके चेहरे पर अब वो डर और दहशत नहीं, बल्कि एक नया भरोसा और सुकून है। आंटी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? एक दिन वह मेरे पास बैठकर बोली, मैं तो शायद जिंदा भी ना होती। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसे नहीं कहते बेटा, भगवान ने मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया है। असली हिम्मत तो तुम्हारी थी कि तुमने इतने बड़े जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। कभी भी जब मैं बबलू को देखती हूँ तो उसने धीरे से कहा, मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जानती हूँ, उसका चेहरा तुम्हें उस दरिंदे की याद दिलाता होगा, लेकिन उसकी मासूम मुस्कुराहट भी तुम्हें ये याद दिलाएगी कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। वह तुम्हारा अतीत नहीं सिमरन, बल्कि वह हमारा भविष्य है। बबलू अब अपने पैरों पर धीरे धीरे चलने लगा है। जब वह अपनी तोतली जुबान में मुझे मम्मी कहकर बुलाता है तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। उसकी शक्ल अभी भी मनोज से ही मिलती है, लेकिन अब मुझे उसके चेहरे में अपने बेवफा पति की दरिंदगी नहीं, बल्कि एक मासूम प्यारे बच्चे की झलक दिखाई देती है। वह मेरे लिए इस बात का जिंदा सबूत है कि फूल कीचड़ में भी खिल सकता है। मैं आज भी इस स्कूल में सफाई का काम करती हूँ, लेकिन अब मेरी जिंदगी में बेबसी नहीं, बल्कि एक मकसद है। मैं मेहनत करती हूँ ताकि अपने 4 बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छी परवरिश दे सकूं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में इस तरह से आने वाले बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, और ना ही उन मजलूम लड़कियों का जिनके साथ इस तरह की हरकत की जाती है। कसूर तो हमारे समाज का है जो ऐसे आदमियों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह मर्द हैं, ताकतवर हैं या अमीर हैं, और मजलूम लड़कियों को इसलिए खामोश करवा दिया जाता है क्योंकि वो गरीब और कमजोर है। अगर मनोज जैसे दरिंदों को वक्त पर और सही सजा दिलवाई जाए तो बहुत सी सिमरनों की जिंदगी बर्बाद होने से पहले ही बच सकती है। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ सब्र और बर्दाश्त की नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की परवरिश देनी चाहिए, क्योंकि एक औरत की खामोशी ही एक जालिम मर्द की सबसे बड़ी ताकत बनती है। मेरा घर छोटा है, मेरी आमदनी कम है, लेकिन इसमें 4 बच्चों की हंसी गूंजती है। हम 5 ने मिलकर दुखों से सुख खरीदना
और टूटी हुई जिंदगी को एक नए सिरे से जोड़ना सीख लिया है। और शायद यही असली जिंदगी है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।